नमस्कार। आज हम लोग यात्रा साहित्य अर्थात यात्रा वृत्तांत के ऊपर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अज्ञे और निर्मल वर्मा का यात्रा साहित्य से लेकर क्या जुड़ाव था या उनका उसमें क्या दृष्टिकोण रहा है। तो प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, तो अगर प्रश्न में नॉर्मली अगर पूछ ले रहे हैं कि इनका योगदान बताओ या फिर यात्रा साहित्य के माध्यम से अज्ञे और निर्मल वर्मा के यात्रा साहित्य लेखन परंपरा को बताओ या उनके दृष्टिकोण को बताओ, तब तो ये आंसर पूरा अच्छे से बैठ जाता है। परंतु अगर आपके सिलेबस में इनका कोई यात्रा वृत्तांत लगा हुआ है तो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वैसे भी पूछ सकते हैं कि अज्ञे के द्वारा लिखा एक बूंद सहसा उछली क्या प्रतिपाद्य बताओ, उसकी मूल संवेदना बताओ। तब आपको उस यात्रा वृत्तांत में अज्ञे क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या बताया है कि यूरोप और भारत की परंपरा को कैसे जोड़ा है, इन सब को आपको बताना होगा। तो अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है या फिर यात्रा वृत्तांत के माध्यम से अज्ञे और निर्मल वर्मा के बारे में बताओ, तब तो ये आंसर बहुत सही बैठेगा। तो इसी को आज हम शुरू करेंगे। तो प्रश्न में सबसे पहले हमें यही बताना है कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है। यात्रा वृत्तांत लेखन यात्रा के दौरान अनुभवों को लिखने का एक आकर्षक साहित्यिक तरीका है। यात्रा वृत्तांत लिखने के बारे में कुछ जानकारी निम्न है। यात्रा वृत्तांत में यात्री के अनुभवों का सच्चा विवरण होता है। इसमें यात्री की भावनाएं, विचार और प्रतिबिंब भी शामिल होता है। यात्रा वृत्तांत में यात्री की स्थानीय लोगों से हुई बातचीत का भी जिक्र होता है। यात्रा वृत्तांत में यात्री ने यात्रा के दौरान क्या देखा, सुना, चखा, सूंघा या महसूस किया, ऐसी ऐसी बातों का भी वर्णन होता है। मतलब मूलतः जो यात्रा साहित्य है वो केवल वो नहीं है जो हम व्लॉग में आजकल देखते हैं, जो लोग व्लॉग दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है। जो साहित्य में यात्रा वृत्तांत को लेकर दृष्टिकोण है उसमें यह है कि जब आप यात्रा कर रहे हैं, जो यात्री है वो वहाँ की देखी हर वस्तु का, वहाँ से मिले, वहाँ के जुड़े, वहाँ का खाया हुआ कुछ जो महसूस किया है, उस सब चीज़ों का यथार्थ चित्रण करेगा अपने शब्दों के माध्यम से। इसलिए कहीं ना कहीं एक यात्रा वृत्तांत लिखने के लिए आपको शब्दों का भंडार रखना जरूरी होता है। आपको शब्दों के दृष्टिकोण से समृद्धि जरूर होनी चाहिए। तो ये था यात्रा वृत्तांत के बारे में थोड़ी जानकारी। हिंदी साहित्य में यात्रा साहित्य लेखन की परंपरा भारतेंदु युग से देखी जा सकती है। प्राचीन समय में भी छोटे छोटे उदाहरण देखे जा सकते हैं, परंतु 1850 से यात्रा साहित्य को एक विधा के रूप में स्वीकृति मिली। भारतेंदु ने लखनऊ की यात्रा और सरयू पार की यात्रा जैसी यात्रा वृत्तांत लिखकर इस विधा को हिंदी साहित्य में उजागर किया। मतलब पहले हमारे भारत में यात्रा वृत्तांत लिखने का कोई ऐसा स्पेसिफिक विधा नहीं थी, क्योंकि प्राचीन समय में बोला जाता था कि समुद्र पार करने का जो यात्रा लोग कर रहे हैं वो खतरनाक होता है, उसके बाद कभी लोग वापस नहीं आती, ऐसे ऐसे मिथ बने हुए थे, तो लोग ज़्यादा यात्रा करते नहीं थे। परंतु आधुनिक दौर के बाद यात्रा शुरू हुई, यात्रा वृत्तांत लिखने का दौर शुरू हुआ। तो ऐसे करके हम मोटी मोटी यात्रा वृत्तांत के बारे में जानकारी दे देंगे कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, लेखक का दायित्व क्या होता है और उसका शुरुआत कब से हुई, यात्रा वृत्तांत एक विधा के रूप में कैसे देखी जाती है। तो ये था हमारे प्रश्न का एक भाग। अज्ञे और निर्मल वर्मा की बात करें तो इन्होंने यात्रा वृत्तांत को एक नवीन रूप दिया। अपनी कला से यात्रा वृत्तांत लेखन में नवीनता और रुचि प्रदान की। मतलब यात्रा साहित्य में जैसे भारतेंदु को शुरुआत का दौर पर माना जाता है, वैसे ही राहुल सांकृत्यायन जैसे लोग भी प्रचलित हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। परंतु अज्ञे और निर्मल वर्मा देखा जाए तो इन्होंने जो यात्रा साहित्य है उसको लिखने की एक अलग दृष्टिकोण लोगों को दिया है, उसमें नवीन विचार दिए हैं इन्होंने। जो इनका यात्रा साहित्य है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोगों को बहुत पसंद आया इनके लिखने का तरीका, जिस तरीके से यात्रा करके अपने अनुभवों को बताते हैं। तो इसलिए इन दोनों का नाम यात्रा साहित्य में बहुत अच्छे से और उच्च स्थान पर रखा जाता है। अब हम एक एक करके दोनों लोगों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम अज्ञे की बात करते हैं। अज्ञे ने मुख्यतः दो यात्रा वृत्तांत लिखे, एक बूंद सहसा उछली और अरे यायावर रहेगा याद। एक यात्री और यात्रा वृत्तांत के रूप में अज्ञे का महत्व उल्लेखनीय है। उनके साहित्य लेखन में यात्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
आगे की यात्रा बाह्य स्थलों की स्थूल दर्शन मात्र नहीं है। आगे की यात्राएं तो सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, उनका मन तो गहराई तक जाता है। मतलब जो आगे हैं वो जिस तरीके के यात्री हैं वो हमेशा सूक्ष्मता मतलब गहराई में जाते हैं और चीज़ों को अच्छे से गहराई से समझकर अपनी रचना में प्रस्तुत भी करते हैं। आगे की पहचान हिंदी साहित्य में एक कुशल यात्रा वृत्तांतकार के रूप में हुई है। इन्होंने खुद को यायावर कहा है। आगे यात्रा केवल मनोरंजन मात्र के लिए नहीं करते, वे अपनी यात्रा में खो जाते हैं। भारतीय संस्कृति को यूरोप की संस्कृति के साथ किस सूक्ष्मता के साथ इन्होंने तुलना किया है, यह हम उनके यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में भी देख सकते हैं। उन्होंने वस्तुओं, घटनाओं और अपने अनुभवों का सजीव चित्रण किया है। मतलब जो एक यात्रा वृत्तांत लेखक का जो दायित्व होता है वो सारे दायित्व इन्होंने पूर्ण किए हैं। इन्होंने हर चीज़ को, हर अनुभव को एकदम सूक्ष्मता से देखा है, गहराई से उसको समझा है, वहाँ की भाषा, वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के लोगों से बातचीत की है। जब आप इनके यात्रा वृत्तांत पढ़ेंगे तो पहाड़ों, पर्वतों, झरनों का इन्होंने वर्णन इतनी सूक्ष्मता से किया है कि जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो पहाड़ हमारे सामने खड़ा है। अरे यायावर रहेगा याद में इन्होंने उसी पहाड़, उसी झरने का एकदम सजीव चित्रण किया है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने अपने एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत में दिखाया है। ये किस तरीके से वहाँ पर रहकर केवल घूमने मात्र से नहीं जाते, वहाँ की चीज़ों को समझते, वहाँ के लोगों को समझते, वहाँ के त्यौहार देखते हैं, लोग कैसे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने इतनी आधुनिकता ले ली यूरोप वालों ने, इतना इनके पास समय की व्यस्तता है, परंतु ये इतने से इतना समय नींद में देते हैं। दोपहर में सबको सोना तो सोना ही है, इन्होंने अपने उसमें बता रखा है। ये बोलते हैं कि इन लोगों ने इतनी तरक्की कर ली परंतु ये खड़े होकर क्यों खाते हैं। आप देखिए किस तरीके से, किस सूक्ष्म दृष्टि से ये अंदर घुसकर वहाँ की संस्कृति को देख रहे हैं, बता रहे हैं कि वहाँ का दिनचर्या कैसा है, भारतीय संस्कृति में क्या होता है। जहाँ हम एक तरफ बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं, वहीं ये लोग अपने पास समय होते हुए भी खड़े होकर खाना पसंद करते हैं। ऐसी ऐसी बारीकियों को इन्होंने अपने यात्रा साहित्य में उजागर किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रमुख यात्रा साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब निर्मल वर्मा के बारे में बात करें तो हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणीय स्थान है। उन्होंने कम लिखा है परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने में सफल हुए हैं। यात्रा साहित्य लेखन में भी इन्होंने अपनी प्रतिभा को उजागर किया है। निर्मल वर्मा का यात्री मन शहरों, देशों, समाजों, ऐतिहासिक स्थलों, म्यूजियमों, पबों और बारों में किसी भी देश के भूत, भविष्य और वर्तमान को ऐसी ही छोटी छोटी बातों से जानता और पाठक तक पहुंचाता है। मतलब आप अगर इनका यात्री मन को देखेंगे, इनका मनोविश्लेषण करेंगे तो जो इनका यात्री मन है वो इतनी सूक्ष्मता में चला जाता है कि वहाँ के इतिहास तक को देखने लग जाते हैं, उस देश समाज के लोग तक जुड़ जाते हैं। जो विशेषताएं यज्ञ में हमने देखी वो इनके में भी हम देख सकते हैं कि कितनी गहराई, यहाँ तक कि पबों, म्यूज़ियम, बारों जैसी चीज़ों में भी जाके वहाँ की संस्कृति को दिखा रहे हैं। जिस लोक में, जिस देश में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो अपनी यात्रा साहित्य में ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शायद इसीलिए उनके यात्रा विवरणों को पढ़कर न थकान होती है और न वो बोझिल लगती हैं। उल्टे हम अपने ऊपर ठहरी अपने दैनिक जीवन की थकान को उनके गद्य के प्रवाह में तिरोहित कर देते हैं। मतलब कि अगर आप उनका गद्य साहित्य पढ़ेंगे, उनका यात्रा साहित्य पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल वो बोझिल नहीं लगेगा। उसमें ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे कि आपको क्लिष्टता महसूस होगी, आपको बोरिंग लगेगा, नींद आएगी। बल्कि जो आपका दिनचर्या है, जो दिन में आपके ऊपर थकान है, आपका जो पर्सनल थकान है, उसको इस साहित्य के माध्यम से दूर कर सकते हो आप। पढ़ने में आनंद आएगा, रुचि आएगी, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से इनका सूक्ष्म दृष्टिकोण है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये उनकी विशेषता रही है। चीड़ों पर चांदनी न सिर्फ निर्मल वर्मा के उत्कृष्ट गद्य का नमूना है बल्कि यात्रा वृत्तांत के रूप में भी यह पुस्तक एक मानक का दर्जा हासिल कर चुकी है। मतलब इनकी जो रचना है चीड़ों पर चांदनी, ये सिर्फ इनकी एक उत्कृष्ट रचना नहीं है,
अगर आप यात्रा साहित्य के बीच में अगर इस किताब को रखेंगे, जितनी भी आज तक हुई हैं किताबें यात्रा साहित्य की, तो उसमें एक ये बहुत ही मूल्यवान पुस्तक होगी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। एक इसका जो स्थान है वो उत्कृष्ट स्थान इसने प्राप्त कर लिया है। इन्होंने अपनी यात्राओं में न केवल बाहरी वर्णन किया है, बल्कि भीतर की भावना, स्मृतियाँ, इतिहास आदि का भी सूक्ष्म वर्णन करते हैं। मतलब आप देख सकते हो कि जिस प्रकार अज्ञे ने अपने यात्रा साहित्य को समृद्ध बनाया है अपनी प्रतिभा के माध्यम से, उसी प्रकार जो निर्मल वर्मा है, उन्होंने किस तरीके से सूक्ष्मता के साथ इतिहास बोध किया है चीज़ों का। जहाँ घूमने जा रहे हैं उसके एक एक चीज़ का विवरण कर रहे हैं, चारों दिशाओं से उस चीज़ को देखकर अपनी यात्रा साहित्य में उतार रहे हैं। तो ये थे दो महान लेखक जिन्होंने यात्रा साहित्य को आज आधुनिक दौर में समृद्ध किया है। आशा करती हूँ ये समझाया हुआ समझ आया होगा कि यात्रा वृत्तांत क्या होता है, लेखक की क्या भूमिका होती है और अज्ञे और निर्मल वर्मा किस तरीके से अपने यात्रा साहित्य में अपनी भूमिका निभाते हैं, अपना क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।